कविता बाहर से आ रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिजली के तार पर जाती है, जिस पर करिश्मा अनजाने में पैर रखने वाली थी। करिश्मा कहने को तो हिंदुस्तानी थी, लेकिन उसे पाकिस्तानी सीरियल बहुत पसंद थी। वो उनकी फैन थी, लेकिन उसकी सास कविता को हिंदुस्तानी सीरियल पसंद थे, जिसके चलते दोनों सास बहू के बीच में किटकिट चलती रहती। जब भी दोनों सास बहू एक साथ टीवी देखने बैठती तो दोनों के बीच में महायुद्ध होने लगता। एक दिन सुबह के समय करिश्मा नाश्ते की प्लेट लिए हॉल में बैठी पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी। तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। ला दे रिमोट, बहुत देर से देख रही है तू सीरियल। अब मेरा टाइम है टीवी देखने का, तेरा टाइम खत्म। माँ जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे सीरियल का ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आप पूरे दिन टीवी देख लेना, मैं आपको पूरे दिन परेशान नहीं करूँगी, पक्का। नहीं, मेरे सीरियल का भी टाइम हो गया है। अब मैं तुझे रिमोट हाथ भी न लगाने दूं। टीवी देखना तो दूर की बात है, अभी तक तेरा नाश्ता खत्म नहीं हुआ है, इतनी देर से लेकर बैठी हुई है। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना माँ जी। आपको पता है कि मुझे पाकिस्तानी सीरियल कितना पसंद है, मैं पाकिस्तान सीरियल की फैन हूँ। उसके बाद भी अब उसी टाइम अपना सीरियल देखना होता है क्या? आप थोड़ी देर बाद नहीं देख सकती? बहू, यही चीज मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं। और यहाँ वही होगा जो मैं बोलूँगी। अब जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला और रसोई की सफाई कर। अपनी सास की बात सुनकर करिश्मा गुस्से में रसोई में चली जाती है और चाय चढ़ाकर अपने फोन में पाकिस्तानी सीरियल देखने लगती है। सीरियल देखते टाइम तो वो इतना खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने चाय चढ़ाई है और सारी चाय जल जाती है, जिसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और कविता रसोई में आती है। सत्यानाश हो तेरे पाकिस्तानी सीरियल का, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ना जाने कौन सा अमृत मिलता है तुझे देखने में। माँ जी मारा क्यों? किया क्या है मैंने? आप ये मत भूलिए कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि आपके घर की बहू हूँ, बहू। अब जब देखो छोटी बच्ची समझकर मुझे मारती ही रहती हैं। तेरी हरकतें छोटी बच्चियों वाली ही है। जरा गैस की तरफ नजर डाल, फोन से हटाकर। पूरा घर बदबू कर रहा है चाय के जलने से, लेकिन तुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि बदबू आ रही है। माफ करिएगा माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं सीरियल देखने में खो गई थी। इतना मस्त एपिसोड आ रहा है, सच्ची हाय मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ आप भी देख लीजिए। पहले तू पूरी रसोई साफ कर और इस जले हुए बर्तन को अच्छे से चमका, तब कुछ और करियो। तब तक के लिए तेरा फोन मेरे पास रहेगा, वरना पता चले फिर किसी चीज में आग लगा दे तू। कविता इतना कहकर करिश्मा का फोन लेकर रसोई से चली जाती है, जिसके बाद करिश्मा जले हुए बर्तनों को घिसना शुरू करती है। बहुत मेहनत करने के बाद उससे वो बर्तन साफ नहीं होते। तब तक उसका पति रोहित भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है, किसका गुस्सा इन मासूम बेजान बर्तनों पर निकाल रही हो? आज फिर सास बहू में कुछ हुआ है क्या? आपकी माँ का गुस्सा निकाल रही हूँ बर्तनों पर। क्या करूँ, उन पर तो निकाल नहीं सकती ना। तमीज से बात करो, मेरी माँ है वो। खबरदार जो उनके खिलाफ तुमने कुछ भी बोला तो। अच्छा, और मुझे क्या भगा कर लाए हो आप? जो आपकी माँ मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी, जो उनके बेटे का और उनके घर का ख्याल रखे बस। यार मेरी माँ पागल तो है नहीं जो तुम्हें बेवजह परेशान करेगी। पक्का तुमने फिर अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने के चलते कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ किया है, और उसी की सजा भुगत रही हूँ। आप चुपचाप जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। करिश्मा की बात सुनकर रोहित गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन करिश्मा और उसकी सास के बीच हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सीरियल के चलते होने वाली टकरार में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन शाम के समय करिश्मा सब्जी वाले की आवाज सुनकर सब्जियां लेने के लिए घर से बाहर जाती है, जहाँ मोहल्ले की औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी। तभी करिश्मा भी उनके पास जाती है। क्या बात है आंटी जी, आप लोग आपस में किस मसले पर गुफ्तगू कर रही हैं? जरा हमें भी बताइए। क्या बहू, ये तो कौन सी भाषा बोल रही है? हमें यहाँ मसाले खरीदने नहीं बल्कि सब्जी खरीदने आए हैं। अगर तुझे मसाले खरीदने हैं तो बनिए की दुकान पर ही चली जा, सामने ही है। अरे नहीं आंटी जान, मसाले नहीं कह रही मैं, मसले कह रही हूँ। यानी किस टॉपिक पर बात कर रही हैं, जरा हमें भी तो फरमाइए। अच्छा, और ये गुफ्तगू क्या होता है? जो बोलना है हमसे सीधे सीधे हमारी भाषा में ही बात कर। पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही है।
आंटी जान, मैं उर्दू में बोल रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ ना, तो वही थोड़ा बहुत शब्द यूज कर रही हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल की बहुत बड़ी फैन हूँ। लो, हमें यहाँ हिंदुस्तानी सीरियल देखने का टाइम नहीं है, और एक ये बहू रानी है जो पाकिस्तानी सीरियल देख रही है। तेरी भाषा तू ही जाने। आंटी जान, मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी देखो पाकिस्तानी सीरियल। आप लोग हिंदुस्तानी सीरियल ही भूल जाएंगे और मेरी तरह आप भी फैन हो जाएंगे पाकिस्तानी सीरियल के। उसका सबसे अच्छा सीरियल है मुझे प्यार हुआ था, वो देखना एक बार, आप लोगों को ना मजा ही आ जाएगा। करिश्मा मोहल्ले वालों को पाकिस्तानी सीरियल के बारे में बता रही थी। तभी उसकी सास कविता वहाँ आती है। हाँ हाँ, खुद तो पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर पागल हो गई है, अब मोहल्ले वालों को भी पागल कर दे। माँ जी, घर में तो आप मेरी बेइज्जती ही करती रहती हैं, अब मोहल्ले में भी बेइज्जती करना शुरू कर देंगी क्या? हाँ तो इज्जत देने वाले तेरे काम ही नहीं है। पूरे दिन पाकिस्तानी सीरियल देखने के चक्कर में सब काम उल्टा सीधा करती रहती है। वो कम था तो अब उसके भाषा भी बोलने लगी। माँ जी, सबकी अपनी पसंद होती है। आपने अभी देखा नहीं है उनका सीरियल, जब देख लेंगी ना तब पता चलेगा आपको कि मैं पाकिस्तानी सीरियल की फैन क्यों हूँ। करिश्मा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोहल्ले की सभी औरतें उसे पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली बहू लाने का ताना मारने लगती हैं, जिसे सुनकर कविता चिढ़ जाती है और गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रात को रोहित ऑफिस से घर आता है। तभी करिश्मा रोहित के पास आती है। शौहर, आज आप खाने में क्या खाएंगे बताइए, हम आपके लिए क्या बनाएं? शौहर, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं पति हूँ तुम्हारा, शौहर नहीं। पाकिस्तानी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। माँ ने सुन लिया तो फिर तुम्हें कोई नई सजा देगी। मैं भी आपको अपना पति ही बता रही हूँ। पाकिस्तान में पति को शौहर कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी गलती से निकल गया। देखना मोहल्ले वालों के सामने ना निकल जाए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करके आया हूँ। और अब इतनी बड़ी भी फैन मत बनो पाकिस्तानी सीरियल की कि उनकी तरह बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आने वाली तुम्हारी भाषा। तुम वही बोलो जो हमारी भाषा है। आप लोग तो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। मैंने बेवजह ही बोल दिया आपको। आज सासू माँ ने नहीं सुनाया तो बेटे ने कसर पूरी कर दी। करिश्मा इतना कहकर मोबाइल में पाकिस्तानी सीरियल देखते हुए रसोई में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कविता बाहर से आ रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिजली के तार पर जाती है, जिस पर करिश्मा अनजाने में पैर रखने वाली थी। तभी कविता भागकर उसके पास आती है और उसे पैर रखने से पहले ही खींचकर दूसरी तरफ धक्का दे देती है। बहू, सीरियल देखने में इतनी भी अंधी मत हो जा कि तुझे अच्छा बुरा कुछ भी न दिखाई देता हो। अगर तेरा पैर इस तार पर पड़ जाता तो तू भगवान को प्यारी हो जाती। और तुझे कितने समय से बोल रही हूँ कि ये तार लूज हो गया है, इसे ठीक करवा दे, लेकिन तुझे घर के कोई काम करने ही नहीं होते। माँ, ये काम तो आपकी बहू भी कर सकती है, लेकिन उसे अपना पाकिस्तानी सीरियल देखने से फुर्सत मिले तब करे ना कोई काम। उसे तो बस सीरियल देखना है, फिर चाहे टीवी पर हो या फोन पर। ये तेरा काम है, उसका नहीं है। कुछ जिम्मेदारियाँ घर की तरफ भी होती है। सिर्फ ऑफिस में जाकर कुर्सियाँ तोड़ने से कुछ नहीं होता। अभी बहू का पैर पड़ जाता उसमें तो बिना बात के अनहोनी हो जाती। कल पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे ठीक करवाएगा, तब ऑफिस जाएगा तू। अपनी सास को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर करिश्मा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और उसे अपनी सास के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत अफसोस होता है। जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी पाकिस्तानी सीरियल देखने के साथ साथ हिंदुस्तानी सीरियल देखना भी शुरू कर देती है, जिससे दोनों सास बहू में होने वाली नोकझोंक काफी हद तक कम हो जाती है। जो कहने को तो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का बचपना वैसा ही था। अंजू को आम पापड़ खाना बहुत पसंद था, जिसको लेकर उसकी माँ गीता उसे हमेशा सुनाया करती, लेकिन फिर भी अंजू आम पापड़ खाना नहीं छोड़ती। एक दिन वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ हॉल में बैठी आम पापड़ खा रही थी। तभी गीता घर लौटती है। भगवान जाने क्या होगा इस लड़की का, बस यही देखना बाकी रह गया था। इतनी बड़ी होने के बाद मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके आम पापड़ खा रही है। माँ, ये आम पापड़ कितना टेस्टी है, मुझसे रहा नहीं जाता। एक दिन भी इसे खाए बिना आप भी खा कर देखो, मजा आएगा बहुत। मुझे मत बता इसका टेस्ट, समझी? ये सब खाने की उम्र थी तब मैंने सब कुछ खाया है। फिर चाहे वो आम पापड़ हो, चांद तारे, कुछ भी हो, सबका टेस्ट जानती हूँ मैं। अरे वाह माँ, मुझे तो पता ही नहीं था।
आपको तो बहुत सारे नाम पता है, कभी मुझे भी खिलाओ। एक खा रही है, उसी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। कुछ और बताकर अपनी जान की आफत कर लूं मैं। माँ आप बताओ या ना बताओ, लेकिन ये आम पापड़ तो मुझसे नहीं छूटने वाला। इसका टेस्ट इतना चटपटा है कि खाना छोड़िए, सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चुप कर तू, मेरे पूरे घर को चिड़ियाघर बनाकर रखा हुआ है। मोहल्ले में और कोई बच्चे छूट गया हो तो उन्हें भी बुला ले, यहाँ भंडारा चल रहा है ना, नालायक कहीं की। गीता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी माँ को नाराज देखकर अंजू सभी बच्चों को अपने घर से भगा देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद गीता का बेटा कार्तिक घर आता है। बेटा, आज तू कहाँ चला गया था? तेरे ऑफिस फोन किया था तो पता चला तू ऑफिस में भी नहीं है। माँ, वो चाचा जी का फोन आया था। जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था ना, तब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, वहीं चला गया था। कोई जरूरी बात थी क्या जो ऐसे अचानक मिलने बुला लिया? हाँ माँ, मैंने उन्हें अंजू के लिए लड़का देखने को बोला था। उन्हें आज एक लड़का समझ में भी आया था, उसे ही को देखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तुझे कैसा लगा लड़का? ठीक है? माँ, लड़का तो अच्छा है। मैं तो अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। जब वो उसे देखने आएगा तो क्या होगा? क्या उसे वो पसंद आएगी या फिर नहीं? अगर अंजू ने उसे बता दिया कि वो आम पापड़ खाती है तो फिर हो गई शादी। इसके इस आम पापड़ खाने वाली आदत से तो मैं भी परेशान हूँ। जब देखो पूरे दिन आम पापड़ खाने में लगी रहती है। हम लाकर नहीं देते हैं तो मोहल्ले के बच्चों से मंगा लेती है। इसी बात की चिंता मुझे भी है माँ, क्योंकि लड़का अच्छा है। अगर बात बन जाए तो अंजू बहुत खुश रहेगी। कार्तिक और गीता आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अंजू आम पापड़ खाते हुए वहाँ आती है। भाई आप कहाँ चले गए थे? माँ आपको सुबह से ढूंढ रही थी। कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? तुझे कुछ और खाने की क्या जरूरत है? तू तो बस यही आम पापड़ खा और इसी से अपना पेट भर ले। क्या माँ आप भी? मैं आम पापड़ पेट भरने के लिए थोड़ी ना खाती हूँ, बल्कि टेस्ट के लिए खाती हूँ ना। सिर्फ टेस्ट के लिए तो तू पूरा दिन आम पापड़ खाती है। अगर खाने की जगह खाएगी तो कितना खाएगी? माँ आपको क्या हो गया है? आम पापड़ से कभी किसी का पेट भरा है जो मेरा भरेगा? चुप करिए आप लोग। जब से आया हूँ यही बहसबाजी देख रहा हूँ। और अंजू, तू अपनी आम पापड़ खाने वाली आदत सुधार ले। मैंने तेरे लिए लड़का देख लिया है, बहुत जल्द तेरी शादी करवा दूंगा मैं। कोई बात नहीं भाई, मैं अपने साथ साथ अपने पति को भी आम पापड़ खाना सिखा दूंगी। माँ, सच में आपकी इस आम पापड़ खाने वाली लड़की का कुछ नहीं हो सकता। कार्तिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक दिन सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो देखते हैं कि अंजू चटनी और रोटी खा रही है। इस बात से अनजान सभी कि वो चटनी आम पापड़ की है, वो भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। चलो, आज पहली बार तुझे कुछ और भी खाते देखा, वरना हमें तो लगा था कि तू बस आम पापड़ खाकर ही जिंदा है। बस करिए माँ, अब अंजू को ताने मत मारिए। देखिए, आज वो आम पापड़ बिल्कुल नहीं खा रही है। अंजू अब आम पापड़ खाना छोड़ रही है। किसने कहा आपको भाई कि मैं आम पापड़ खाना छोड़ रही हूँ? आपने आम पापड़ खाने से मना किया था, आम पापड़ की चटनी खाने से मना नहीं किया था। मैं तो वही खा रही हूँ। क्या ये आम पापड़ की चटनी है? हाँ माँ, ये आम पापड़ की चटनी है। वो क्या है ना, मैं YouTube देख रही थी तो वहीं पे मैंने ये रेसिपी देखी। क्या करूं मैं तेरा अंजू, ना जाने पता नहीं कहां से मुझे ये आम पापड़ खाने वाली बेटी मिल गई है। भर गया मेरा पेट। गीता गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है, लेकिन अंजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक रोज उसके पड़ोसन कमला उसके घर आती है और अंजू को चटकारे लगाकर आम पापड़ खाते हुए देखती है। अंजू, तू कितना आम पापड़ खाती है? जब भी मैं तेरे घर आती हूँ हमेशा तुझे आम पापड़ खाते ही देखती हूँ। सब ठीक है ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ का मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी, कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं, तू अपना आम पापड़ खा। जब वो टाइम आएगा तो मुझे क्या पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। आप ये सब क्या बोल रही हैं? साफ साफ बोलिए ना आंटी जी। कुछ नहीं बोला, तू बस इतना बता तेरी माँ कहाँ है? उसने मुझे बुलाया था कहीं चलने के लिए, अब खुद ही गायब हो गई है। आंटी जी, वो कहीं गायब नहीं हुई है, अपने कमरे में ही तैयार हो रही हैं। आती ही होंगी, वरना खुद ही जाकर देख लीजिए। अंजू के कहने पर कमला जैसे ही गीता के पास जाने के लिए पीछे मुड़ती है, गीता को सामने देखकर डर जाती है। गीता, तूने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, मैंने डरा दिया? लेकिन क्यों?
मैं तो बहुत आराम से आई हूँ। आखिर ऐसी क्या बात कर रही थी मेरी बेटी से जो अगर मैं सुन लेती तो गड़बड़ हो जाती? माँ, आंटी जी कह रही थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं तो बस तेरे बारे में पूछ रही थी। चले, अगर तू तैयार हो गई हो तो। हाँ बिल्कुल चल। और अंजू, तू भी हमारे साथ चलेगी, वरना अगर यहाँ रहेगी तो आम पापड़ ठूसती रहेगी। अंजू के लाख मना करने के बाद भी गीता अपने और कमला के साथ जबरदस्ती अंजू को लेकर जाती है और कुछ देर बाद सभी घर लौट रही होती हैं। कमला और गीता आपस में बातें करते हुए पीछे चल रही थी और अंजू आगे आगे चल रही थी। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो कि आम पापड़ खा रहा था। अंजू उसके पास जाती है और उससे आम पापड़ लेने की कोशिश करती है। बच्चा नहीं देता तो वो उससे आम पापड़ छीनकर अपनी जेब में रख लेती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी दादी वहाँ आती है। ये लड़की कौन है? तू क्यों रुला रही है मेरे पोते को? दादी, दादी इसने मेरा आम पापड़ छीन लिया। मुझे मेरा आम पापड़ चाहिए, दिलाओ ना वापस दादी। हाँ हाँ बेटा, तू रो मत, मैं अभी तुझे तेरा आम पापड़ दिलाती हूँ। ये लड़की जल्दी से मेरे पोते का आम पापड़ दे। दादी, मैंने आपके पोते का आम पापड़ नहीं लिया है। आपको क्या लगता है कि मैं एक बच्चे का आम पापड़ छीन कर खाऊंगी? मेरा पोता झूठ नहीं बोलता है। अगर ये बोल रहा है कि तूने इसका आम पापड़ लिया है तो लिया होगा ना। बच्चे की दादी अंजू से बहस करने में लगी होती है। तभी कमला और गीता भी वहाँ आ जाती है और बुढ़िया गीता को सब बता देती है, जिसे सुनते ही गीता अंजू को घूरती है। तूने सच में बच्चे का आम पापड़ छीना है? सच सच बता। नहीं माँ, नहीं। गीता, मुझे तो लग रहा है सच में इसने आम पापड़ लिया है, क्योंकि आजकल ये आम पापड़ बहुत खा रही है। पक्का इसके जेब में होगा। जिस तरह से ये आम पापड़ खा रही है, मुझे लगता है तुझे खुशखबरी देने वाली है। क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोबारा ऐसी बात बोलियो भी मत। पता नहीं बच्चा ही झूठ बोल रहा हो। एक काम कर, इसका जेब चेक कर। जैसे ही गीता अंजू की जेब चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अंजू अपनी जेब से आम पापड़ निकाल कर खा लेती है, जिसे देखते ही गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है और उसे डंडे से बहुत मारती है। उस दिन की मार के बाद अंजू दोबारा आम पापड़ तो दूर की बात है, आम पापड़ का नाम तक नहीं लेती और इस तरह से गीता को अपनी बेटी की आम पापड़ खाने की आदत से छुटकारा मिल जाता है। राधिका सांवली पर दिखने में बहुत सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन राधिका घर का सारा काम खत्म करके किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे दरवाजे की तरफ बिना पल के झपकाते हुए देखकर बोलती है। क्या बात है बहू, इतनी बेसब्री से किसके आने का इंतजार कर रही है जो अपनी पलक बिना झपकाए दरवाजे पे देखी जा रही है? कोई संदेशा लेकर आने वाला है क्या? माँ जी क्या बताऊँ, संदेशा तो नहीं है बारिश पर, बारिश होने का अंदेशा जरूर हो रहा है। बस बारिश के आने से पहले वो आ जाए। इतनी बेसब्र होकर किसका इंतजार कर रही हो बहू? कौन आने वाला है? माँ जी हमेशा आने वाली ही क्यों होगी, कोई तो आने वाला भी हो सकता है ना। क्या मतलब तेरा भाई आने वाला है? कर कर इंतजार कर। ओफो माँ जी, मेरा भाई नहीं कोई और आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। हाय राम, किसका कर रही है इतनी बेसब्री से इंतजार? माँ जी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो आज उसकी डिलीवरी है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। बारिश से पहले आ जाए वरना मुझे कल का इंतजार करना पड़ेगा। राधिका अपने पार्सल का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उसको उसकी सहेली कामनी का कॉल आता है। और राधिका माते क्या कर रही है? चुप कर कमीनी, माते किसको बोल रही है? और बता क्या कर रही है? यार बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ यार मैं भी किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ, पर पता नहीं कब आएगा वो। किसका इंतजार कर रही है? ओह जीजू का इंतजार कर रही है। हट कमीनी, मेरा पार्सल आने वाला है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग? वाह बेटे तेरी तो मौज है। हाँ हाँ ऑनलाइन शॉपिंग। सुन कमीनी, चल मिलते हैं यार, बहुत दिन हो गया मिले नहीं है कब से। ठीक है, बता कहाँ मिले? वहीं जहाँ मिलना चाहिए। ओह हाँ समझ गई, वही ना अपना पुराना अड्डा शॉपिंग मॉल। तेरी आज भी आदत नहीं बदली शॉपिंग करने की। नहीं वो कैसे छोड़ दूँ,
चल ठीक है, फिर जल्दी से रेडी होकर मुझे मिल। मैं अपनी ननद पिंकी को भी साथ लेकर आऊंगी, बहुत मजा आएगा। राधिका फोन कट कर देती है और अपनी ननद पिंकी को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है, जहाँ उसे कामनी मिलती है। और तभी पिंकी बोलती है, भाभी क्या यही आपकी कमीनी दोस्त है जिसके बारे में आप बता रही थी? बेटा कमीनी नहीं, मेरा नाम कामिनी है। कुछ भी बोलो, मतलब तो वही है ना। सही बोली पिंकी, बात तो बहुत मजेदार थी, लेकिन अब चलो कुछ खरीदारी भी कर लेते हैं। शॉपिंग कर लेंगे यार, पहले वो देख मोमोज, पहले वो खाते हैं फिर शॉपिंग। आपको भी भूख लग रही है क्या? नहीं, लेकिन मोमो से भाई टूट पड़ो। फोकट में नहीं मिल रहा है, जो आप कह रही हो टूट पड़ो। पिंकी की बात सुनकर दोनों हंसने लगती हैं और मोमोज खाकर शॉपिंग के लिए मॉल के अंदर चली जाती हैं, जहां महंगे महंगे कपड़े, डेनिम के जैकेट्स देखकर कामनी बोलती है, ओए चुड़ैल रुक जा, देख मुझे ये जैकेट लेनी है, बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। तुझे डेनिम की जैकेट लेनी है और तू मुझे ज़ारा के शॉप पर मिल, मुझे वहाँ से कुछ और भी लेना है। यार ज़ारा जा रही है? ज़ारा में तो पूरी सैलरी फूक जाएगी और जरा सी ही बचेगी। अरे फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। यार तुझे लौटाने तो होंगे ना। दोनों की बातें सुनकर पिंकी बोलती है, आप लोग ज़ारा और डेनिम के कपड़े देख रहे हो, ऐसे तो आप लोगों के सारे कपड़े इस ब्रांड के चक्कर में उड़ जाएंगे। मैं आप दोनों को एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ शॉपिंग करके आप दोनों को मजा आ जाएगा। अच्छा कहाँ है ऐसी जगह? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। भाभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हो और आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ ये बात तो है, मैंने कभी पूछा नहीं और तूने कभी बताया भी नहीं। चलो अब मेट्रो से जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ चलो। तीनों मेट्रो से पिंकी के बताई जगह शॉपिंग करने जाती हैं और वो एक होलसेल का शॉप देखती हैं, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं और वो भी वर्थ इट प्राइस में। तभी कामनी कहती है, वाओ यार, वही ब्रांड वही कपड़े, पर वहाँ से कम प्राइस में। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मजा आ गया यार शॉपिंग करने में, और जेब की बजट भी नहीं हिली। हाँ आप लोग भी अपनी शॉपिंग करो और मैं भी अपने मनपसंद के कपड़े देख लेती हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से एक ड्रेस तुम्हारे लिए। ओके थैंक यू। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग करके निकलती हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाकर निकलती हैं। फिर सभी अपने अपने घर जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से कहती है, पता है माँ, आपको कुछ दिन पहले हम शॉपिंग पे गए थे तो भाभी की सहेली पागलों की तरह खरीदारी कर रही थी। अच्छा क्या क्या खरीदारी की तुम लोगों ने? मेरे लिए कुछ खरीदा भी है या बस अपने लिए ही शॉपिंग की? दोनों माँ बेटी बात कर ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन सुशीला उनके घर आती है और कहती है, क्या बात है, माँ बेटी में बड़ी गहरी वाली बातें हो रही है। और मीना बहन, आपकी सावली बहू कहाँ है? दिख नहीं रही है। सांवली है तो क्या हुआ, मेरी बहू खूबसूरत है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता कुछ चीजों में। अच्छा तो बुलाओ अपनी बहू को। मीना अपनी बहू को आवाज लगाती है और राधिका वहाँ आकर कहती है, हाँ माँ जी बताइए। कुछ दिन पहले तुम दोनों शॉपिंग पर गई थी, अभी तक दिखाया नहीं तुमने कि लेकर क्या आए हो। अभी लेकर आती है माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आपको अपनी शॉपिंग भी तो दिखानी है। राधिका अपने कमरे में चली जाती है अपने शॉपिंग बैग्स लेने और तभी मीना सुशीला को कहती है, अब देखना मेरी बहू का टैलेंट, जो कि बहुत अजीब है और ऐसे काम में मेरी बहू का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। तभी राधिका सारे शॉपिंग बैग लेकर आती है और कहती है, माँ जी आप कपड़े देखो, तब तक मैं और लेकर आती हूँ। सिर्फ अपने लिए ही उठा लाई क्या? कभी तो अपनी सास के बारे में भी सोच लिया कर। माँ जी खुद के लिए शॉपिंग करते करते भूल गई थी, आपके लिए भी शॉपिंग करना था। इस बार आप भी चलना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। क्यों पिंकी, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा भाभी आपने। हाँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूँ शॉपिंग? हाँ तो आप मुझसे उधार ले लेना और फिर बाद में लौटा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज राधिका अपनी सहेली कामनी को कॉल करते हुए कहती है, हेलो कामिनी, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ चुड़ैल। चुड़ैल होगी तू, मैं तो अफसरा हूँ। और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस टाइम पास कर रही हूँ मैगी खाते हुए। और तू? मैं कुछ नहीं, बस एक प्लान बना रही हूँ। किस चीज का प्लान बना रही है और मुझे नहीं बताएगी क्या? कौन सा प्लान बना रही है तू? ठंड रख बताती हूँ, तू मुझे 10 मिनट में मेट्रो स्टेशन पर मिल और कुछ पैसे भी लेकर आ जाइयो।
क्यों भागने भागने का प्लान बना रही है क्या तू? ये तेरा मुंह का शटर बंद कर और जहाँ बोला है ना वही मिल। राधिका की बात सुनकर कामनी भी हड़बड़ी में घर से निकलती है और मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है। तो देखती है राधिका अपनी सास और ननंद के साथ हंसते हुए आ रही है और फिर कामनी पूछती है, क्या बात है, इतना खिलखिला रही है? हंसी वाली दवाई खाकर आई है क्या? अरे बाबा इतना क्यों भड़क रही है, ये तो बता दे कामिनी। तूने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, मैं भी हड़बड़ी में घर से निकली और तू हंसते हुए आ रही है। हाँ हम शॉपिंग पर जा रहे हैं इसीलिए तुझे बुलाया, कोई गलती कर दी क्या? नहीं तो चल वहीं चलते हैं जहाँ पिंकी हमें लेकर गई थी पिछली बार, वहाँ की शॉपिंग आज पूरी कर लेते हैं। चारों मेट्रो से उतरकर नीचे मॉल की तरफ जा ही रही होती हैं। जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सेल नजर आती है, जहाँ का सेल्समैन जोर जोर से बोल रहा होता है, आइए आइए, रास्ते का माल सस्ते में उठाइए, कपड़े ले जाइए, काला कुर्ता फटी जीन्स हम देते हैं 1 नंबर पीस, गुच्ची का बैग ले लो, एडिडास है, नाइकी भी है, जो मन करे वो ले लो, सब कुछ सेल में मिल रहा है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। सुना क्या बोल रहा है, एक बार यहाँ चल ले, यहाँ की शॉपिंग करके देखते हैं कितना सस्ता है। राधिका के बोलते ही चारों सेल से जाकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। जूही की आंखों की रोशनी काफी कम थी, इसलिए जूही डॉक्टर के पास अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए जाती है। जूही की आंखों का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, आप हरी मिर्च या तीखा कुछ खाती हैं? ना ना, तीखा तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, और हरी मिर्च अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तीखा खाया ही नहीं जाता। तीखा खाने से मेरी आंखों का क्या संबंध है? देखिए आपको थोड़ी बहुत तो हरी मिर्च खानी चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च को खाने से हमारी आंखें तेज होती है। इसीलिए ना आपको ना खान पीन में ना परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। कहते हैं ना परिवर्तन की शुरुआत आज से होती है, तो आप आज से शुरू कीजिए। आप अपने खाने में परिवर्तन कीजिए, इससे ना आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। डॉक्टर है या गवार है? अरे मिर्ची खाने से आंखें कैसे ठीक हो सकती हैं? मैं ही पागल हूँ जो यहाँ गई, कुछ भी बोले जा रहा है ये तो। देखिए आपका चश्मा बनेगा, लेकिन बहुत ही कम पावर का। जूही थोड़ी देर बाद घर आ जाती है। तभी जूही की ननंद प्रीति कचौरी और आलू की सब्जी लेकर आती है और अपनी भाभी के पास लेकर जाती है। भाभी, आज मैं फेमस बंसल कचौड़ी वाले से कचौड़ी लाई हूँ, खाओगी आप? बहुत अच्छी लगती है। इसकी आलू वाली तीखी सब्जी, आए हाय, खाकर देखो, मजा आ जाएगा आपको। अरे ओ हाँ, आप तो तीखा खाती ही नहीं हो। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है ये, मैं खाऊंगी। वाओ। प्रीति चटकारे लगाकर कचौरियाँ खा रही होती है। प्रीति को कचौरी खाते देख जूही के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। प्रीति थोड़ा सा मुझे भी देना, मैं भी तो खाकर देखूं कि आखिर इतना क्या है इसमें जो तुम इतनी तारीफ कर रही हो इसकी। लो भाभी, खाकर देखो, लेकिन खाने के बाद ये मत बोलना कि मैं पूरा ही दे दूं आपको। अरे नहीं बोलूंगी, तुम दो तो सही। प्रीति कचौरी और आलू की सब्जी अपनी भाभी को भी दे देती है। जैसे ही जूही एक चम्मच खाती है तो उसे बहुत ज्यादा हिचकी आने लगती है। ये देखकर प्रीति तुरंत पानी लेकर आ जाती है। ये लो भाभी, पानी पियो। मुझे नहीं पता था कि आपको हिचकी आने लगेगी। आप जल्दी से पानी पी लो। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी फिर से कचौड़ी खाने को। आप मत ही खाया करो तीखा। जूही पानी पीती है तो उसकी हिचकी रुकती है। अरे नहीं प्रीति, मुझे बहुत अच्छी लगी ये तीखी आलू की सब्जी। मैं हमेशा ही फीका खाना खाया करती हूँ ना, तो शायद इसलिए मुझे हिचकी आने लगी है। ये तो तुम हमेशा ही खाती रहती हो। एक काम करो, ये तुम मुझे दे दो और अपने लिए कुछ और देख लो। भाभी नहीं नहीं, रहने दो। वैसे ही आपको हिचकी आ रही है, आपको आदत नहीं है तीखा खाने की। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे प्रीति कुछ नहीं होगा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? पक्का ना भाभी, खा लोगी ना? वैसे कोई जरूरत नहीं है ये खाने की। अरे मैं जरूरत के लिए नहीं बल्कि इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। अब ज्यादा बोलो मत, मुझे दो। कल कॉलेज से आओगी तो मेरे लिए एक प्लेट लेते आना। जूही के मुंह पर अब तीखा लग चुका था। उसे अब तीखा खाने में बहुत ही मजा आने लगा था। वो बड़े ही मजे से अब तीखा खाना खा रही होती है। कुछ दिनों बाद जूही बाहर से मोमोज लेकर आती है और मोमोज की चटनी खूब भर भर कर खा रही होती है। तभी जूही की सास मनोरमा आती है। अरे बहू, क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू और तीखा खाना खा रही है, तुझे मिर्च नहीं लग रही? तू कब से तीखा खाने लग गई? माँ जी, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तीखा खाना इतना बढ़िया है। अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं रोज ही खाती। बहुत मजा आता है तीखा खाने में, और जब से सी वाली आवाज आती है ना, तब तो और भी ज्यादा मजा आता है। आप भी खाओगी?
बहू, तीखा तुझे अच्छा लगने लगा है वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी ज्यादा मोमोज की चटनी क्यों खा रही है? पेट में जलन होती है इतना तीखा खाने से। माँ जी, मैंने आधी जिंदगी तो फीका खाकर निकाल दी, तब तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अब जब मैं तीखा खाने लगूंगी तो मेरी तबीयत थोड़ी ना खराब होएगी, तब भी तो मैं ठीक ही रहूंगी, मेरे पेट में जलन भी नहीं हो रही है। बहू, ये अभी नहीं होगी, बाद में होती है। अरे जितना तू अब तीखा खा रही है ना, ये देखकर तो अब मुझे यही लग रहा है कि पहले ही अच्छा था जब तू फीका खाना खाती थी। माँ जी, पहले वाले दिन तो अब चले गए हैं ना, अब आप मुझे खाने दो। जूही के तीखा खाने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि वो हर वक्त तीखा ही खाती रहती और किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और निकलते दिन के साथ जूही अब और भी ज्यादा तीखा खाने लग चुकी होती है। एक दिन जूही बहुत ज्यादा तीखी सब्जी बनाती है और उसे खा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रीति आती है और जैसे ही वो सब्जी खाती है तो उसे सब्जी बहुत ज्यादा तीखी लगती है। अरे भाभी, क्या जहर बनाया है आपने? ये आप किसे मारना चाहती हो? इतनी मिर्च डाल दी आपने इसमें। अरे लाल मिर्च? अरे नहीं नहीं, लाल मिर्च तो इसमें कमी है, ये तो सब्जी बनाई है मैंने, अच्छी लग रही है ना। इसे आप अच्छी कहती हो? अरे भाभी, गलती कर दी मैंने, आपको तीखा ही नहीं खिलाना चाहिए था मुझे। प्रीति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। भाभी, आप मजाक मत करो, मुझे पता है आपको कहीं ना दर्द हो रहा है। प्रीति, सच में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। माँ जी को बुलाओ। हाय, कितना दर्द हो रहा है। माँ जी, कोई है? कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जूही को तकलीफ में देखकर मनोरमा और प्रीति उसे डॉक्टर से दवाई दिलाकर लाते हैं। मनोरमा जूही को नारियल पानी देती है और उससे बोलती है, बहू, अब अकल आ गई है नहीं आई अब भी? मैं तुझे पहले ही बोल रही थी कि इतना तीखा मत खाया कर, अब तीखा खाने से हो गए ना पेट में छाले। माँ, आप सही कह रही हो, भाभी ने तो हद ही कर दी तीखा खाने की। लाल हरी दोनों मिर्च खाती है, वो भी झोंक के। भाभी, अब आपको खुद का ध्यान रखना है, आपकी ये हालत हो गई है। मुझे नहीं पता था कि तीखा खाने से इतनी तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अब तो पता चल गया ना बहू, अब तू बस तीखा बिल्कुल छोड़ दे और पहले की तरह फीका खाना खाने लग जा। शरीर को तीखा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। माँ जी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, इसलिए अब मैं तीखा नहीं खाऊंगी। आप लोगों को और कोई परेशानी होने नहीं दूंगी मैं। चलो, भगवान का शुक्र तो है, भाभी को अकल आ ही गई। जूही की तबीयत खराब होने के बाद वो तीखा खाना छोड़ देती है, लेकिन वापस से फिर से तीखा खाने लगती है। कुछ दिन बाद जूही फोन में चाट देखती है। चाट? हाय, चाट देखकर तो मुंह में पानी ही आ गया। इतने दिन हो गए हैं मैंने कुछ तीखा खाया ही नहीं है। वैसे अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, आज घर पर चाट बनाकर खाऊंगी। माँ जी और घर में किसी को पता ही नहीं चलने दूंगी, वरना सब मुझे बहुत सुनाएंगे। जूही अब सबसे छुपकर चाट बनाती है और मजे से खाती है। जूही ने जो तीखा खाना छोड़ दिया था वो आदत अब फिर से चाट खाने में उसने लगा ली थी। अब जूही हर रोज तीखा खाने लग गई थी, बिल्कुल बेफिक्र भी हो गई थी, क्योंकि अब उसकी तबीयत जो ठीक थी। कुछ दिन बाद जूही की फिर से पेट में दर्द होने लगा था और दर्द की वजह से जूही बेहोश भी हो जाती है। घर वाले जूही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जूही का इलाज होता है और उसे ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ता है। जूही को जब होश आता है तो सामने प्रीति और मनोरमा थे। भाभी, आपको पहले ही मना किया था कि तीखा मत खाओ, आपकी सेहत के लिए तीखा खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। बहू, तुझे हमारी नहीं पड़ी है तो अपनी ही फिक्र कर ले। आज तू अपनी गलती की वजह से हॉस्पिटल आ गई और अब जरा सा तीखा खाना तुझे भारी पड़ सकता है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है मुझे? मैं तो ठीक हूँ ना। नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। आपको अल्सर की शिकायत हो गई है, आपने हद से ज्यादा तीखा खा लिया है और अब आपके पेट के छाले बढ़ गए हैं। बहू, अब तू खुद सोच ले, तुझे अपना परिवार चाहिए या तीखा खाना खाना है? बहू, हम तेरा भला ही चाहते हैं, इसीलिए समझा रहे हैं कि अब तू बिल्कुल भी तीखा मत खाइयो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा इतना अच्छा परिवार है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। मैं अब वादा करती हूँ, मैं कभी भी तीखा नहीं खाऊंगी। जूही अब बिल्कुल तीखा खाना खाना छोड़ देती है और बस अपनी हेल्थ पर ध्यान देती है। सुषमा खाना बनाते हुए बर्तन पटक रही होती है और अपने बेटे दिलीप को ताने देते हुए कहती है, ये नालायक शादी नहीं करेगा और मैं जिंदगी भर बस घर का काम करते करते मर ही जाऊंगी। माँ, चाय दे दो, ताने तो आप वैसे ही हर वक्त देती रहती हो। अब तो तू बेशरम हो गया है। अरे तुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आती? अगर तुझे मेरी पसंद नहीं है तो अपनी पसंद की लड़की को तो ले आ। मुझे लगता नहीं कि कोई तुझे भाव भी देता होगा।
अरे माँ कर दी ना आपने छोटी बात। अरे मुझ पे लड़कियाँ मरती हैं, वो तो मैं ही हूँ जो भाव नहीं देता, वरना कल ही आपके घर बहू आ जाएगी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि आवारा लड़कों के साथ छिछोरापंती करता है? किसी दिन अगर पकड़ा गया तो अच्छे से कुटाई कर दूंगी। अरे माँ, मार खाने से कौन डरता है। अब जल्दी से चाय दे दो, मुझे निकलना भी है। निकलना है तो ऐसे कह रहा है जैसे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो और इसके बिजनेस में इसके बिना लॉस हो रहा है। अगर ये नहीं गया तो कंपनी डूब ही जाएगी। नालायक कहीं का, पूरे दिन गली मोहल्ले में आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। अपनी माँ के तानों से दिलीप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाय पीता है और घर से निकल पड़ता है। घर से निकलने के बाद वो अपने आवारा दोस्तों के साथ गली नुक्कड़ पर घूमते हुए आती जाती लड़कियों को देखते हुए उन पर कमेंट पास करता है। दिलीप और उसका दोस्त अभिनव एक लड़की को जाते हुए कहते हैं, अरे भाई देख क्या लड़की है, दिल तो कर रहा है बस इसे प्रपोज कर दूं और अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। लेकिन आज की लड़कियां भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खाने लग गई हैं। वो तुझे इसलिए नहीं देख रही ना क्योंकि तुझसे ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ। अरे ओ चम्मक छल्लो, एक बार मुड़ के तो देख ले। स्मार्ट और तू साले, आईने में शक्ल देखा कर, ऐसा लगता है किसी गोबर के उपले को दीवार पे लगा दिया हो। अभी तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है, चुप हो जा चुपचाप से। लड़कियों के सामने तो बेइज्जती मत कर। अरे तुझे पता है ये जो छमक छलक गई है ये अपने पड़ोस में रहने आई है। अगर तू मेरा दोस्त है तो सेटिंग करवा मेरी इससे। यही तो मैं कहने वाला था। क्या छोड़, तू दोस्त है और दोस्त के नाम पे ना सबसे बड़ा कलंक है तू। तू तो अपने दोस्त को कभी खुश देखना ही नहीं चाहता। दिलीप और दिलीप का दोस्त अभिनव दोनों ही पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपने नालायक बेटे दिलीप की शादी की चिंता हो रही थी, लेकिन दिलीप को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रोज सुषमा किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसके पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला गुस्से में सुषमा के घर आती है और उसको आवाज लगाने लगती है, अरे ओ सुषमा, कहाँ है तू? जरा बाहर तो निकल, ना जाने कैसे कपूत को जन्म दिया है तूने। अरे अब क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे नालायक औलाद ने? कहीं उसने तुझे तो नहीं छेड़ दिया? इस कमीने को कितनी बार कहा है कि शादी कर ले ताकि तेरे जैसी काकी को छेड़ना ना पड़े। अरे तौबा तौबा, तू भी कैसी बातें करती है। अरे अभी अभी मोहल्ले से आ रही हूँ, अपने आवारा दोस्तों के साथ आने जाने लड़कियों पे लाइन मार रहा है तेरा बेटा। किस दिन पिट के आएगा ना तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा अच्छे से। अरे तो तूने उसके कान के नीचे लगाया क्यों नहीं? मैंने तो तुझे खुली छूट दे रखी है। कभी भी तुझे वह आवारा गर्दी करता हुआ दिखाई दे तो चप्पल निकाल के मार दिया कर। बस इसी लायक है वो। शादी तो करता नहीं है, न घर के काम करता है, बस पूरा दिन घूमना फिरना करता रहता है ये। देख, मैं तो कहती हूँ कैसी भी लड़की लाकर इसकी शादी कर दे। अगर ये ऐसे नहीं मान रहा है तो मेरे पास एक तरकीब है तेरे लिए। तेरा बेटा अगले ही घंटे ही शादी के लिए हाँ कर देगा। ऐसा भी क्या मंत्र करेगी मेरे बेटे पर जो वह शादी के लिए हाँ कर देगा? अरे विमला, कहीं तूने जादू टोना तो नहीं सीख लिया ना? अरे अगर ऐसा है तो दूर ही रह तू मेरे घर से, मेरे घर में मत आया कर दी ना 11 वाली बात, पहले सुन लिया कर। विमला सुषमा के कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुषमा भी विमला की बातें सुनकर एक पल को हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम दिलीप अपने आवारा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके घर लौटता है तो देखता है घर में लाइट नहीं जल रही, चारों तरफ अंधेरा है। और ये देखकर दिलीप अपनी माँ सुषमा को आवाज लगाने लगता है, माँ, अरे माँ कहाँ हो? पूरा घर अंधेरा कर रखा है आपने। माँ, अरे ओ माँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर सुषमा अपने कमरे से खांसने की आवाज निकालने लगती है। अब दिलीप भी हॉल के कमरे का लाइट जलाकर सुषमा के पास जाता है तो वो देखता है सुषमा ने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा है और कंबल में लिपटी कांप रही है। माँ, आपको तो तेज बुखार है, क्या हुआ आपको? माँ ठीक हो ना आप? रुको, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ आपको। नहीं नहीं, अब तो सीधा ऊपर जाना है। तुझे कहती रह गई मैं कि शादी कर ले शादी, लेकिन नहीं, तू भी कहाँ सुनता है अपनी बुढ़ी माँ की। माँ अभी समय नहीं है ये सब बात करने का। अरे डॉक्टर के पास चलते, ये सब बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे दिल से पहले से आवाज आ रही है कि मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। एक बार, सिर्फ एक बार बहू का मुंह तो दिखा देता। माँ मेरी शादी होती रहेगी। आपको जो लड़की पसंद आए ना मुझे बता देना, मैं बिना बोले शादी कर लूंगा उससे। चलो उठो अब और कुछ खा पी लो।
मुझे तो तेरी भी पसंद चलेगी, लेकिन तू शादी तो कर। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा रहे। दिलीप अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। सुषमा भी अपने बेटे के आगे यही उम्मीद रखती है कि वो जल्दी से जल्द शादी कर ले। अब दिलीप अपनी ये बातें अपने दोस्त अभिनव को बताता है और अभिनव भी कुछ समय के लिए ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। लेकिन अभिनव को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को लेकर निकल पड़ता है। अब देर शाम जब सुषमा हॉल में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि उसका बेटा दिलीप एक लड़की को साथ लाया है और वो दोनों ने ही अपने अपने गले में माला डाल रखी है। देखा माँ, मैंने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी। देखो कर ली शादी मैंने। अरे जीता रहा मेरे लाल, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। बेटा हो तो ऐसा, तू तो श्रवण कुमार से भी आगे निकला। किरण क्या देख रही हो तुम? माँ के पाँव छुओ ना। और हाँ, आज से घर, माँ, मैं सब तुम्हारे हैं, तो ना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। जीती रह बहू, खुश रह। भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे जो तूने मेरे नालायक बेटे से शादी की। वैसे ये सब कब से चल रहा था? मुझे अगर बता दिया होता तो मैं तुझे शादी के लिए मना थोड़ी करती। अरे माँ, शादी तो हो गई ना, अब मुझे भूख लगी है, कुछ जल्दी से खाने के लिए दे दो। दिलीप तो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए शादी कर लेता है। लेकिन ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुषमा किचन में काम कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू किरण को किसी से बात करते हुए सुनती है। अरे मैं जल्द ही लौट आऊंगी, इतनी चिंता की बात नहीं है। बस एक बार यहाँ से पेमेंट मिल जाए, बस कुछ महीनों की ही बात है। दिलीप मुझे किराए पे लेके आया था और बस बोल रहा था कि 2 महीने की बात है। अरे ये बहू किससे बात कर रही है और ये कौन सी किराए की बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये किराए पर आई हुई बहू तो नहीं है? नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। अब पूरी रात सुषमा अपनी बहू की बातें याद करके परेशान हो रही होती है कि आखिर किरण ने किराए पर आने की बात क्यों की। अगले दिन सुषमा दिलीप का कान पकड़कर उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि किरण में सुषमा को बहू वाले लक्षण बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। उसका उठना, बैठना, बोलना, चलना बहुत अलग था। माँ देखिए, आप जो कुछ भी सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसको किराए पे इसलिए लाया था ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, और जब आप ठीक हो जाती मैं आपको सब सच बता ही देता। माँ इतना बड़ा झूठ! अरे शादी तो 2 पवित्र बंधनों का मेल है, लेकिन तुम लोगों ने तो शादी को मजाक बना रखा है। किसी को भी उठाकर लाते हो और कहते हो यह मेरी पत्नी है, और तूने तो आज मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। सुषमा अपने बेटे के मुंह से इतना सुनकर वहीं बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि सुषमा को छोटा सा हार्ट अटैक आया है और उसे किसी भी बात का सदमा ना दिया जाए। लेकिन जब सुषमा घर लौटकर आती है तो इस बार दिलीप के साथ दूसरी लड़की होती है। ये देखकर सुषमा दिलीप को चप्पलों से मारने लगती है। लेकिन इस बार दिलीप ने सचमुच में शादी की थी और शादी विमला ने अपनी भतीजी से करवाई थी, जो कुछ महीनों पहले ही पड़ोस में रहने आई थी। ये देखकर सुषमा भी बहुत खुश होती है।